हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर 2, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रेफर्स टू द फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल विद ईच end of the dipole consisting of partial charges that has always less than the unit electronic charge। मतलब जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है। परमानेंट डाइपोल किसके बीच में होता है? जो उन डाइपोल का ईच एंड होता है, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और जो उसके ऊपर यूनिट जो चार्ज होता है वो लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम स्टडी कर चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्सेस बट वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शंस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। ये फोर्सेस जो होती हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था लंडन फोर्सेस के बारे में, उससे स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर जो आयन आयन इंट्रैक्शन होती है उनसे वीकर होती। क्यों वीकर होती हैं? क्योंकि इन फोर्सेस में पार्शियल चार्ज की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हो HCl का बता रखा है, इसमें देख रहे हो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, सिंगल नहीं। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है? जब कंबाइन करते हैं तो कम्बिनेशन के लिए यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है H और Cl के बीच में, डॉटेड में, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। The attractive force decreases with increase of distance between the dipoles। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये क्या करती हैं? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है वैसे वैसे ये फोर्सेस डिक्रीज करना शुरू कर देती है। द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है वो किसके इन्वर्सली पोजीशन होती है? इसके डिस्टेंस के। किसके डिस्टेंस के? जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच। नेचुरली क्या, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इन एनर्जी की पावर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है अगर, तो ये इन्वर्सली पोजीशन है किसके? थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस के। थर्ड पावर ऑफ डिस्टेंस किसके बीच में? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ आर क्या है? 1/r³ के बराबर होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, तो डिस्टेंस नीचे आ गया क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो उस केस में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है ये 6th पावर ऑफ डिस्टेंस के, यानी कि 1/r³ के, जहाँ आर क्या डिनोट कर रहा है? उन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद आती है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। Dipole induced dipole forces refers to the force existing between the polar molecules having permanent dipole and molecules lacking permanent dipole। मतलब बोलने का ये है कि जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? उन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है और जो मॉलिक्यूल है जिनमें परमानेंट डाइपोल नहीं होता। द परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय क्रिएटिंग ए डिफॉर्म इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो परमानेंट डाइपोल होता है वो किस में देखा जाता है? ज़्यादातर पोलर मॉलिक्यूल में ही होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिक, ये क्या करते हैं? जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको क्या करते हैं? डिफॉर्म कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट डाइपोल के। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो डाइपोल मोमेंट जो परमानेंट डाइपोल का उसके ऊपर, एज वेल एज जो उसकी पोलराइजेबिलिटी है। किसकी पोलराइजेबिलिटी? जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइज, उसका पोलर करैक्टर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो कंबाइन करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ तब इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ आपको दिख रहा होगा परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल में देख रहे होगे आप ए और बी, दो एटम है जिनको कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना है। ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फिर दूसरा केस जब डाइपोल जो है इंड्यूस्ड हुआ दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो देख सकते हो आप उसके ऊपर भी पार्शियल चार्ज आ गया है,
डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें तो यहाँ भी सेम ही केस चलता है। द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन, 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल यानी कि 1/r6 के। हायर द पोलराइजेबिलिटी, जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी किसकी, अट्रैक्टिव फोर्स की। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे हम डिटेल में जो हमारा चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग का उसमें भी स्टडी कर चुके हैं, और फिर से हम कुछ एक यहाँ के स्टडी कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन मॉलिक्यूल्स, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर बॉन्ड्स, किसमें मिलता है, जिनमें पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है NH हो गया, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, OH हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HF हो गया, F इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर कैरेक्टर को शो करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों के ऊपर जो मॉलिक्यूल उनके पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ये तो आपको पता है, एंड हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, उसके के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दिस शेल नीड्स टू एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन, इस शेल को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है ताकि इसके पास 2 बन जाएं, और 2 किसकी होती है, हीलियम, हीलियम जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो क्या होता है, ड्यू टू दिस रीज़न 2 हाइड्रोजन एटम, वो जो 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसको, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है उससे एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, वो जो शेयर होता है इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वो जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। देख सकते हो आप ऊपर हम ड्रॉ भी कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रखा है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ है इसका। अच्छा, उसके बाद आती है हमारे पास थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी ऑफ ए बॉडी दैट अराइजेज फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है बॉडी की, जो कैसे बनती है, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। द थर्मल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये जो थर्मल एनर्जी होती है किसी सब्सटेंस की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर। यानी कि अगर हम इसे फिर से मतलब एक और तरीके से डिफाइन करें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। कि इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का पता चलता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, ठीक है, यानी कि हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ दोज पार्टिकल। अगर मूवमेंट है पार्टिकल्स में तो जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें थर्मल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंट्रैक्शन, उनके बीच में कंपैरिजन है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कीप्स द मॉलिक्यूल टुगेदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या काम है, मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके रखना। वेरस जो थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल को अलग कर देती है, क्योंकि मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है पार्टिकल के। अच्छा, अगर हम कंसीडर कर लें कि एक मैटर है M जो कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं रूल ओवर द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर M, देयर बाय कीपिंग द मॉलिक्यूल स्टिक्स टुगेदर एंड एग्जिस्ट एज सॉलिड। अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो मेनली वो सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं, और जो थर्मल होती हैं वो मेनली गैसेस पार्टिकल्स में देखी जाती है। तो जो अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर को थर्मल एनर्जी के साथ स्टडी करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टिकल को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने का काम करती हैं। व्हेन ए मैटर इज टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट द थर्मल एनर्जी इज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। जब कोई मैटर है, कोई भी मैटर है, उसको हमने क्या करना है, गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उसकी जो थर्मल एनर्जी वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कम होती जाएगी, विच इन टर्न मेक्स द पार्टिकल लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। जिसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, और पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो इन द सेम वे टू लिक्विफाई अ गैस, अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसकी तब भी थर्मल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ऑन कंप्रेशन, गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते कंप्रेशन से एलोन, क्यों? क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। वेयर एज दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड बाय रिड्यूसिंग द थर्मल एनर्जी, उनको हम अगर लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? उनके टेम्परेचर को कम करके। ठीक है, अगर हम प्रीडोमिनेंस की बात करें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो सबसे कम गैसेस में होती हैं, उसके बाद लिक्विड में, और एट लास्ट जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं। और अगर हम प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर को फॉलो करती है। सॉलिड में सबसे कम थर्मल एनर्जी होती है, फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो लिक्विड की बात आती है, फिर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो गैसेस की बात आती है। यानी कि सबसे कम थर्मल एनर्जी जो सॉलिड की, देन लिक्विड की उससे ज़्यादा, और उस सबसे ज़्यादा गैसेस में देखी जाती है। तो आज हमने स्टडी किया है कुछ एनर्जीज़ के बारे में, एक डाइपोल फोर्सेस के बारे में, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बारे में स्टडी किया, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टडी किया, और फिर थर्मल एनर्जी के बारे में फिर हमने कंपैरिजन किया थर्मल एनर्जी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे डिटेल में जो गैसेस लॉज हैं और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।